हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपने एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस शुरू कर चुके थे, उसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था कि साइनोसॉइडल को नंबर 1 क्यों मानते हैं, उसके बाद उसको कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं, फेजर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे पैसिव कंपोनेंट्स के अंदर इनकी रिलेशनशिप की बात करेंगे कि भी फेजर रिलेशनशिप इन पैसिव कंपोनेंट्स। तो आज की क्लास में अपने क्या देखेंगे, फेजर रिलेशनशिप इन पैसिव कंपोनेंट्स। फेजर रिलेशनशिप इन पैसिव कंपोनेंट्स। फेजर रिलेशनशिप इन पैसिव कंपोनेंट्स की अपने बात करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स मतलब आरएलसी, पैसिव कंपोनेंट्स मतलब आरएलसी। अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे अपने। सबसे पहले जैसे आर का देखेंगे, फिर एल का देखेंगे, फिर सी का देखेंगे, फिर आर एल, फिर आर सी, फिर आर एल सी टुगेदर अपने देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैसिव कंपोनेंट्स यानी आर कोमा एल कोमा सी, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट आपके हो गए आर एल सी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की बात करेंगे अपने, ठीक है। रेजिस्टेंस के अंदर देखेंगे, रेजिस्टेंस में फेजर रिलेशनशिप आपकी अपने देखेंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल आर, ठीक है। तो इससे अपने बात करेंगे। तो मैं इसमें क्या लेता हूँ, रेजिस्टेंस के अंदर जो मैं सर्किट ले रहा हूँ, चलो मैं बात करता हूँ। नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट आपका है, इसके बीच में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है आपका, और इसके बीच में मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं बीच में इसको वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, एसी वोल्टेज में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, एसी वोल्टेज में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू है आपकी वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। मैंने शुरू में आपको नोटेशन सिखाई थी, वहां पे मैंने बोला था तो एसी आरएमएस वैल्यू को मैं V बार से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Vm लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर करंट की बात करूंगा, I की बात करूंगा, ठीक है, I की बात करूंगा, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मैं वोल्टेज लेके चल रहा हूँ V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस इज ए होमोजीनियस कंपोनेंट। रेजिस्टेंस अगर आपका होमोजीनियस कंपोनेंट है, मतलब ये कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज यहाँ पे नहीं शो करेगा, मतलब ये एल और सी की तरह काम नहीं करेगा। एल और सी की तरह काम नहीं करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज ला सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज ए होमोजीनियस कंपोनेंट। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे करंट की बात करता हूँ तो ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ से अगर मैं बात करता हूँ, तो I बराबर V बाय आर हो जाएगा आपका। ये भी आरएमएस में ही आएगा, तो इसलिए I के ऊपर बार लगा दिए मैंने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो Vm साइन ओमेगा टी, अब ये कंपोनेंट है, ये कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं प्रोवाइड कराएगा, होमोजीनियस कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, तो ये केवल मैग्नीट्यूड में चेंज प्रोवाइड करवाएगा, Vm बाय आर साइन ओमेगा टी। अब ये जो Vm बाय आर है, Vm क्या है यहाँ पे पीक वैल्यू है, तो Vm बाय आर है, V बाय आर क्या होता है, I होता है। तो ये I बार की वैल्यू जो आएगी आपकी, वो आएगी Im साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूँ। अभी ये I पीक की वैल्यू आ गई, तो ये जो है ना, ये आपका I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये जो आया है आपका, ये V से अपनों ने ये निकाल लिया कि भैया V बार इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, तो I बार इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। अब ये साइन था यहाँ पे, ये साइन ओमेगा टी था यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, फेज में भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए अपने रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इट इज ओनली ए होमोजीनियस कंपोनेंट इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, so it is in phase component, R जो है वो क्या है, इन फेज कंपोनेंट। इन फेज मतलब कि आपका नो फेज शिफ्ट, इन फेज कंपोनेंट। यहाँ पे फाई आपका 0 डिग्री होगा, तो अगर मेरे को इसमें बात है, इसकी बतानी है मेरे को, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसको अगर मेरे को बनाना है, इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन करनी है,
तो ये आपका अगर v है, आपका v बार है एट एन एंगल 0, तो i भी आपका सेम आएगा, i बार भी आपका सेम आएगा। बस फर्क इतना होगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है जो उसकी पीक वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू आपकी सेम रहेगी। इन फेस कंपोनेंट एंगल चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बताया। अब जो ये यहाँ पे अपना आया है, ये अभी जो यहाँ पे अपना आया, इसके अंदर अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूँ एसी के अंदर, तो V बार को मैं क्या लिखूंगा? V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, आपका V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। ये जो आया है ना आपका, ये ओम्स लॉ की सेवंथ फॉर्म, आपकी सेवंथ फॉर्म, मैंने कहा था ना सेवंथ फॉर्म आपकी, अपने 3 बाद में बात करेंगे, तो ये सेवंथ फॉर्म आपकी ये ओम्स लॉ की है। ठीक है, ये आपकी सेवंथ फॉर्म होगी। इन फेस कंपोनेंट है, कोई भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। इस आई बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आई बार इक्वल्स टू आई एम एट एन एंगल 0 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री। तो फेस का कोई चेंज नहीं हुआ है आपका, यहाँ पे फेस का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बात कर ली इसकी रेजिस्टेंस में। अब अगर मैं रेजिस्टेंस में बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, वेव फॉर्म बनानी है मेरे को इसकी, अगर मेरे को इसकी वेव फॉर्म बनानी है, मैंने आपको दी Vm sin ओमेगा टी, तो Vm sin ओमेगा टी मैंने आपको वेव फॉर्म दी, वो कुछ ऐसे वेव फॉर्म होगी। ठीक है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी आपकी Vm sin ओमेगा टी, ये आपकी Vm sin ओमेगा। अब अब करंट की जो आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि कोई फेज शिफ्ट नहीं है, 0 से स्टार्ट होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, पीक वैल्यू कम होगी। मतलब जो आएगी करंट की वो कुछ ऐसे वेव फॉर्म आएगी, सेम वेव फॉर्म, बट उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये आपकी क्या आई Im sin ओमेगा टी। फेज तो 0 है ना इन दोनों के बीच में, नो चेंज इन फेज। अब अगर मैं यहां से, अगर मेरे को मैं पूछूं इसमें आपका पावर और एनर्जी और पूछूं, तो पावर क्या होती है आपकी? पावर होती है V इंटू आई बार, ये आएगा ना। मतलब V की वैल्यू कितनी है? Vm sin ओमेगा टी इंटू आई की वैल्यू कितनी है? Im sin ओमेगा टी। मतलब जो पावर का जो फंक्शन आएगा वो आएगा आपका Vm Im साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। मतलब ये आ रहा है आपका साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। मतलब इनका जो पावर का जो यहाँ पे फंक्शन आएगा वो आपका कैसे आएगा? पावर का जो फंक्शन आएगा वो आपका यहाँ पे साइन स्क्वेयर की टर्म में आ रहा है। दैट इज कि भैया इसका स्क्वेयर तो हो रहा है, मतलब जैसे इसकी बात करूं मैं तो ये ऐसे भी आ रहा है। अब ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि साइन स्क्वेयर है। साइन स्क्वेयर का ग्राफ कैसे आता है आपका? वो ऐसे करके आपका आएगा। मतलब जो पावर का जो ग्राफ आ रहा है वो आपका ऊपर की डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में आ रहा है आपका। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो साइन स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर है। तो ये आपका पावर का आ गया आपका। ठीक है, ये पावर का आ गया। क्या आ गया? Vm Im साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे डीसी की अपने बात की थी, डीसी में अपनों ने बात की थी, डीसी के अंदर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि डीसी के अंदर तो कांस्टेंट था आइडियल डीसी और प्रैक्टिकल डीसी, फुल वेव रेक्टिफायर वगैरह की अपनों ने बात की थी। बट यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया ये पावर जो है इसमें एवरेज वैल्यू बताओ पावर की कितनी होगी, तो एवरेज वैल्यू निकालने का ये अपने आगे इसी में एसी में पढ़ेंगे, एवरेज आरएमएस सब कुछ पढ़ेंगे। मैं आइडिया देता हूँ आपको कि जब भी अपने को एवरेज निकालनी है ना, जैसे पावर की एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो वो आप लिखोगे 1 टाइम पीरियड 0 से t PT dt, उसी का ही इंटीग्रेशन। तो एवरेज ऐसे निकालेंगे अपने। ठीक है, अब t क्या है? उसका टाइम पीरियड। ये किसके बाद में रिपीट हो रही है? ये जो वेव फॉर्म है आपकी, अगर मैं बात करूं, ये मान लेता हूं मैं पाई है और ये 2 पाई है, तो इसका जो पावर वाले का जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका? पाई के बाद में सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रही है, तो पावर का जो टाइम पीरियड है वो आपका पाई है। तो यहाँ पे मैं अगर एवरेज वैल्यू अगर इसकी निकालने बैठूं 1 पाई 0 से पाई
पीटी की वैल्यू क्या है, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन इंटीग्रेशन है, ये Vm Im को तो मैं बाहर ऐसे ही लिख सकता हूँ, P एवरेज इक्वल्स टू Vm Im बाय पाई। ठीक है, अब मेरे को करना है 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको जब आप सोल्व करोगे ना, इसको जब आप सोल्व करोगे Vm 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे आप इसको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। अब साइन स्क्वायर है, इसको मेरे को सोल्व करना है आपको, तो साइन स्क्वायर को अपने कैसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको पता है इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को साइन स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। मतलब अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसको मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आया मैं, तो cos 2 थीटा को उधर भेजा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इसको उसके अंदर रखना है, फिर सिंपली इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स रखनी है। वो आप करोगे तो आप देखोगे इसको सोल्व करके, पूरा मैथ है, इजी है बिल्कुल, इंटीग्रेशन है ना। तो पी एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो आपकी, इंटीग्रेशन जब आप सोल्व करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की आपकी, वो आएगी पाई बाय 2, वो आएगी आपकी पाई बाय 2। मतलब पाई से पाई कैंसिल, जो पी एवरेज जो आएगा वो आएगा आपका Vm Im अपॉन 2। इसको मैं लिख सकता हूँ Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2। और जब भी अगर अपने बात करेंगे आगे, जब RMS में समझाऊंगा वहां आपको पता लगेगा, इसको बोलेंगे अपने VRMS और ये होती है IRMS। मतलब Vm बाई रूट जो होगा ना, पीक वैल्यू बाई रूट 2, उसको बोलते हैं वोल्टेज का RMS वैल्यू। Im बाई रूट 2 मतलब Im का RMS वैल्यू, करंट का RMS वैल्यू। तो VRMS डॉट IRMS, तो ये वैल्यू जो आई है मेरी, वो एवरेज वैल्यू आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कांस्टेंट आ रही है, कोई एंगल नहीं आ रहा। Vm Im बाई 2 कोई भी एंगल नहीं आ रहा, मतलब ये आपकी DC की फॉर्म में आ रही है। ये आपकी एवरेज वैल्यू ऐसे करके कुछ आएगी इसकी, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऐसे आएगी इसकी, ठीक है। और इसमें बाद में मैं अगर इसकी एनर्जी की बात करूंगा, एनर्जी होता है पावर का इंटीग्रेशन। एनर्जी क्या होता है, पावर का इंटीग्रेशन। जब आप वो देखोगे तो वो वैल्यू आपकी कुछ ऐसे आएगी, एनर्जी की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, वो आप सोल्व करके निकालोगे। वो अभी अपनी नेसेसरी नहीं है तो मैं उसका इतना डिटेल में नहीं बता रहा, पावर जरूरी थी इसलिए मैंने समझाई, निकालने का तरीका बताया। एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू ये अपने सब निकाल के देखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में था। रेजिस्टेंस के बारे में ये था कि भैया ये इन फेज कंपोनेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके ये अपना होमोजीनियस कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता, फेज में कोई चेंज नहीं करता। अगर वोल्टेज ले रहा हूं तो करंट भी सेम ही आएगा, बस मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में था। अब अपने दूसरा अपने देखते हैं इंडक्टर के बारे में, L के बारे में, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में था, ये आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। फिर अपने इसके बाद में इंडक्टर का देखते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। अच्छा, इरेज करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये एवरेज पावर आ रही है ना आपकी, एवरेज जो पावर आई है आपकी, ये आपकी एक्टिव और रियल पावर है। ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी आपको कि एक्टिव और रियल मतलब यही जो पावर है ना, जो एवरेज पावर जो आ रही है, इसी को ही अपने यूज में लेते हैं। एक्टिव पावर इसी को ही बोलते हैं, एक्टिव पावर। और इनकी अपने आगे बात करेंगे रिएक्टिव पावर, जब L और C पढ़ लेंगे ना, तो आगे जब अपना P Q, आगे जब इम्पिडेंस की बात करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। एक बार आप लिख लो, जो एवरेज वैल्यू जो ये निकाली है ना अपनों ने, इसको अपने एक्टिव और रियल पावर बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं पूछूं आपसे, रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूं, चलो एक आईएएस ऑब्जेक्टिव में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। आईएएस ऑब्जेक्टिव में रेजिस्टेंस को अपने प्रैक्टिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो हीटर है ना, हीटर ही है। अब हीटर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं हीटर की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी की बताओ मेरे को कितनी होगी। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है आपको पता है, 50 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है। बट अगर मैं इसमें पावर फ्रीक्वेंसी की हीटर की बात कर रहा हूं, मतलब
पावर की जो वेव फॉर्म आपकी इसमें देखो, पावर की वेव फॉर्म देखो पाई के बाद में, मतलब इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो टाइम पीरियड था, ये जो पहली वेव फॉर्म थी इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब वो फ्रीक्वेंसी घटके बढ़ जाएगी, कैसे घटके, वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम हो गया। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो 1 टाइम पीरियड होती है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है। अगर आपका टाइम पीरियड आधा हो रहा है, पहले 2 पाई था इसका, अब जो पावर फ्रीक्वेंसी की जो अपनों ने बनानी है, पावर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पावर की जो वेव फॉर्म है उसका टाइम पीरियड जो एक्चुअल वेव फॉर्म थी वोल्टेज की 2 पाई था, उसका टाइम पीरियड से आधा हो गया। मतलब अगर टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी, फिर टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से डबल। तो हीटर की इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो उसकी पावर फ्रीक्वेंसी पूछी है आपसे, आईएएस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो पावर फ्रीक्वेंसी उसकी 2 × 50 यानी 100 हर्ट्ज होती है, 100 हर्ट्ज होती है। तो ये आप लोग याद रखना, तो ये रेजिस्टेंस की बात होगी, ठीक है। अभी आप नोट कर लेना, कर लिया होगा वैसे, मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है इसको। फिर अपने अब आगे इंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये सारा था आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में बताने के लिए कि रेजिस्टेंस इज ए इन फेज कंपोनेंट, इट डज नॉट चेंज or it does not make any change in frequency because it is a homogeneous component. Okay, so there is no phase shift by resistance. दूसरे कंपोनेंट को अपने चलो अलग से डील कर लेते हैं, एक और लेक्चर ले लेंगे उसका, दूसरे कंपोनेंट को अलग से डील करेंगे, अल को, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर।